नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या पूरा विपक्ष राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगा? क्या राहुल के नेतृत्व में सभी पार्टियां एक हो जाएंगी? ठीक वैसे ही जैसे 1977 में विपक्ष यानी कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियां एक हो गई थी और कांग्रेस को बुरी तरह पराजित कर दिया था। ये एक फॉर्मूला तो है, इतिहास में दिखाई देता है। ये ऐसा समय था जब कांग्रेस से टूटे हुए धड़े, जिसमें जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग शामिल थे, वो उसके साथ साथ उस समय की समाजवादी पार्टियां, बीजेपी वगैरह वगैरह मिलकर के बहुत सारी पार्टियां एक हो गई थी और जनता पार्टी बनाया था। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस में यही होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये हो सकता है? अब इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के से बाहर जाने वाले 6 सांसदों ने जो अध्यक्ष को पत्र दिया है, उसमें कहा है कि पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ होने की बात चल रही है, इसलिए वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। और भी कारण है, पर एक कारण प्रमुख ये है, क्या सचमुच शिवसेना और कांग्रेस का विलय हो सकता है? दरअसल ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बात करने की जरूरत है। शिवसेना के इन 6 बागियों के अलावा कई और लोग जो है इस तरह की बात कर चुके थे। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उससे भी पहले शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी जिसमें ये कहा था कि सभी पार्टियों को, ख़ासतौर पे एनडीए में जो शामिल पार्टियां हैं, उनको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और एक बड़ी पार्टी बनाई जानी चाहिए जो बीजेपी और एनडीए का मुकाबला कर ले। क्या ये संभव है? इस पर चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कई कारणों से बनी हैं। एक तो नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और उसके साथ साथ क्षेत्रीय आवश्यकताएं भी हैं। तो इससे तो वो बनी और आज वो पार्टियां जो हैं परिवार के दबदबे में चल रही हैं। एक आमतौर पे सभी पार्टियों में एक ही परिवार का दबदबा है, उस परिवार की दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है वो पार्टियों को चला रही है। तो ऐसी पार्टियां क्या एक हो सकती हैं? क्या बीजेपी और एनडीए का खौफ इतना बढ़ गया है कि ये सब लोग एक हो जाएंगे? ये समझने के लिए हमें जरा देखना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो बनी कैसे हैं। अब और उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या मुद्दे थे उनके बनने के समय और क्या वो मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या जो उनका स्वार्थ था वो खत्म हो गया है? हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। दरअसल हमारा ये मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, उसके कारण जन्म लेती हैं और उसके बाद वो चलती रहती है। उसमें कोई एक नेता खड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द पार्टी खड़ी होती है और अब तक जो देखा गया है वो सभी पार्टियां जो हैं उसी एक परिवार के अंदर फंस कर रह जाती हैं। और इस पर हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी पार्टियां हैं। अब अगर हम इंडिया अलायंस को लें तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी अब तक जो है कांग्रेस के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, यानी ममता बनर्जी की पार्टी थी। बड़ी पार्टी थी, 28 सांसद थे, उनमें से 20 टूट गए। उधर बुरी तरह हार हुई इस पार्टी की, उसके बावजूद वो दूसरे नंबर की पार्टी बंगाल में रही और उसके 80 सांसद विधायक जीते थे। उनमें से 58 या 60 जो हैं वो भी टूटकर अलग हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी अपने पार्टी का विलय कर देंगी? हाल में जब ये टूट फूट की बातें चल रही थी तो एक चर्चा ये भी शुरू हुई कि
टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी एक समय में 90 के दशक में कांग्रेस के में ही थी और फिर वहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 2011 तक संघर्ष करती रहीं। फिर 2011 में उनको सत्ता मिली और वो 15 साल तक सत्ता में रही। अब जो पार्टी अभी है उसमें उनके बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं अभिषेक बनर्जी, जो पार्टी के महासचिव भी हैं और ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ममता बनर्जी ने विवाह नहीं किया, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, तो भतीजा जो हैं वो पार्टी में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या भतीजे का हित या ममता बनर्जी का हित कांग्रेस में सुरक्षित रहेगा कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं? देखना ज़रूरी है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और पार्टी की चर्चा कर लेते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके एक धड़े के अध्यक्ष शरद पवार हैं। शरद पवार एक समय में कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध करते हुए और ये कहते हुए कि सोनिया जो हैं उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी चलाते रहे, उनकी अच्छी स्थिति भी थी और उसके बाद उनकी पार्टी भी टूट गई, उनके अपने भतीजे ने ही तोड़ा, अजीत पवार ने, जिनकी मृत्यु हो गई है। अब कुल मिलाकर उनकी अजीत पवार की पत्नी जो हैं वो पार्टी चला रही हैं। शरद पवार के गुट में अभी भी जो है 8 सांसद हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शरद पवार ने 2024 में ये कहा भी था कि एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है, लेकिन पर ये हुआ नहीं। तो ये क्या अब मिल जाएंगे? अब उनकी पार्टी जो है वो उसकी जो कमान है वो एक तरह से उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में है। तो क्या सुप्रिया सुले जो हैं वो कांग्रेस में आना चाहेंगी? कांग्रेस में उनका हित सुरक्षित रहेगा? तो ये 2 पार्टियां जो ऑलरेडी इंडिया अलायंस में शामिल है उसकी चर्चा की हमने। एक तीसरी पार्टी जो कांग्रेस को टूट करके बनी और सत्ता में भी पहुंची थी वो आंध्र प्रदेश की YSRCP है। YSR जो हैं वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, संघर्ष किया, सत्ता में आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अब उनकी पार्टी हार गई है, लेकिन वो एनडीए में अब भी नहीं है। एनडीए कह रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो क्या वो आ जाएंगे? क्या उनका जो आंध्र प्रदेश का जो हित है वो उससे पूरा हो पाएगा? वैसे आंध्र प्रदेश में इस समय तेलुगु देशम की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और वो एनडीए में है। इसी तरह से शिवसेना यूटीबी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो उसमें ये दूसरी बार टूट हुई है। इसके पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनके विधायक सांसद सब टूटे थे और टूटने के बाद उन्होंने अलग पार्टी बना ली और अपने आप को असली शिवसेना वही कहते हैं। चुनाव आयोग ने उनको मान्यता भी दे दी है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उनको मिल गया है। अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री थे। अब सवाल यह है कि जो कुछ बचा खोचा शिवसेना है, उद्धव ठाकरे क्या उसको छोड़ देंगे? एक समय पर उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने कांग्रेस का विरोध करते हुए और हिंदुत्व का परचम उठा करके महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया और उसके बाद शिवसेना बीजेपी की सहायता से सत्ता में भी आती रही। उसके बाल ठाकरे के बाद पार्टी का जो कमान है वो पहुंच गया उद्धव ठाकरे के हाथ में। उद्धव ठाकरे के आने के बाद कई बार पार्टी टूटी। एक तो उनके चचेरे भाई टूट करके अलग हुए, फिर वो बीजेपी से अलग हुए वगैरह वगैरह। तो क्या ये मिल सकते हैं? अब कुछ ऐसी पार्टियां जो एनडीए गठबंधन में आती रही हैं या हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है ये,
अखिलेश यादव इस समय सर्वे सर्वा हैं, इसके पहले वो भी मुख्यमंत्री थे। इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी और वो समाजवादी जो पार्टियां हैं उस धरे से आए थे, कांग्रेस से नहीं आए थे। उनकी तो लड़ाई ही कांग्रेस से थी। अब स्थितियां ज़रूर बदल गई हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं? संदेह है। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, ये भी जो समाजवादी पार्टियां थी उससे टूटकर निकले हुए लोगों की पार्टी है। ये पार्टी अलग बनाने के बाद लालू यादव और उनकी पत्नी करीब 15 सालों तक सत्ता में रहे, अब विपक्ष में है और अब जो पार्टी का नेतृत्व है उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग संगठन है, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के ये पार्टी शिबू सोरेन ने शुरू की थी और अब उनके बेटे हेमंत सोरेन जो हैं वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, इस समय मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के। उसी तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के नेता भी हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री थे, कश्मीर के बड़े नेता थे और उनके भी पिता यानी उमर के दादा शेख अब्दुल्ला जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं में थे और कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया था। बाद में नेहरू से विवाद के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और पूरी लंबी कहानी है। तो क्या ये मिल जाएंगे? जो दिखाई देता है उससे तो लगता है कि 3 चीज़ों से क्षेत्रीय पार्टियां बनी। एक सबसे ऊपर था क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा। आप ये ध्यान में रखें कि आरजेडी का गठन जब बिहार में हुआ था 90 के दशक में, तब जो है वो प्रदेश, वहाँ के जो पिछड़े हैं उनको अपने लिए अलग नेतृत्व, अलग पार्टी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने जो यादव हैं या और पिछड़ी जातियां हैं उनको साथ नहीं दिया था, लेकिन वो मजबूत नेतृत्व जो है नहीं था उनका। राम लखन सिंह यादव और कई बड़े नेता हुए जो मंत्री रहे, लेकिन वो लालू यादव जैसे आक्रामक नहीं थे। और जिस तरह से लालू यादव ने पिछड़ों और खासकर यादवों का एक दबदबा, एक वर्चस्व कायम किया, वो कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुआ था। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने यादवों का और जो पिछड़ों का वर्चस्व कायम किया, वो भी नहीं हुआ था। इसी तरह से अगर एक और पार्टी हम लें जो कहीं और नहीं है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की, जिसकी प्रमुख मायावती हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं एक बार, तो उनकी क्या स्थिति है? मुख्य रूप से कांशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की, मायावती को उन्होंने आगे किया। अब मायावती सर्वे सर्वा हैं, उनके भतीजे जो हैं वो भी पार्टी में सक्रिय हैं और ये भाई भतीजे मिल करके जो हैं पार्टी को चला रहे हैं। तो इसी तरह ये पार्टियां क्या कांग्रेस के नेतृत्व में आ सकती हैं? लगता नहीं है। हम बताएंगे कि क्यों 77 में पार्टियां एक साथ आई थी और क्यों अब नहीं आ सकती हैं, अभी वो स्थिति दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से तमिलनाडु का डीएमके वो शामिल थे इंडिया गठबंधन में, अब जो संकेत मिले हैं उसके हिसाब से वो अलग हो गए हैं। नई पार्टी जो वहाँ सत्ता में आई है टीवीके, जो मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी है, इस सरकार में कांग्रेस शामिल है, लेकिन अभी भी उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं हुई है। बाकी जो पार्टियां हैं सीपीआई और सीपीआईएम और वामपंथी दल जो महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में ये बात करना भी मुश्किल है कि ये कभी कांग्रेस में और राहुल गांधी के नेतृत्व में आ पाएंगी। और दूसरी पार्टियों को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी वो अलग राग अलापते हैं, बीजू जनता दल उनका राग अलग है, वो बीजेपी के ज़्यादा करीब रहे हैं और कांग्रेस के कम। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी हमने बात कर ली है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती हैं। अब इसमें कुछ और पार्टियां हैं, जैसे तेलुगु देशम जो आंध्र में सत्ता में है, वो तो एनडीए के साथ में है, बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड वो बीजेपी के साथ है।
इसमें AIADMK जो है वो भी बीजेपी के साथ में है, शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के साथ में है। तो कुल मिलाकर के ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही। देखिए जो अगर महाराष्ट्र को देखें, कहीं भी देखें, तो एक क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल खड़ा हुआ एक समय पर, और ये क्षेत्रीय पार्टियां आई। मराठा सबसे आगे के नारे के साथ शिवसेना का उदय हुआ और बाल ठाकरे ने इस पार्टी को स्थापित करने के दौरान कई ऐसे काम भी किए जिनको उचित उस समय नहीं कहा गया था। उन्होंने एक समय पर जो दक्षिण भारतीय मुंबई में रहते हैं उनके खिलाफ शुरू किया, उसके बाद बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं उनके खिलाफ भी किया, लेकिन अंततः इन सब को स्वीकार कर लिया और एक क्षेत्रीय स्तर की मजबूत पार्टी वो बनी। तो अब बहुत छोटे रह गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल होंगे इसमें संदेह है। इसी तरह से DMK AIADMK ये जो हैं द्रविड़ जो आकांक्षा है उनकी उपज है। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, वो सरकार चली गई और फिर काफ़ी बड़े नेताओं के रहते हुए भी कांग्रेस वहाँ सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। उसमें के कामराज नडार जैसे बड़े नेता भी थे जिनकी भूमिका आज़ादी की लड़ाई में भी थी। इसी तरह से अगर बिहार उत्तर प्रदेश हमने बात की कि पिछड़ी जातियों, खास तौर पे जो पिछड़ी जातियां सबसे ऊपर आ चुकी थी जैसे यादव, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण बनी थी और आज भी कहीं ना कहीं ये उस महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये स्थितियां हैं। ऐसे में एक अभी ये लग नहीं रहा है कि कांग्रेस में ये सब पार्टियां शामिल हो जाएंगी। जनता पार्टी जब 77 में बनी थी तब दूसरी स्थितियां थी। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू किया था। ज़्यादातर नेताओं को, जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे, उन सब लोगों को जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जो बड़े नेता थे उनको भी जेल में जाना पड़ा और इसलिए जब 1977 में इमरजेंसी में ढील दी गई, चुनाव की घोषणा की गई, तो जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से सभी पार्टियां एक साथ आ गई। हालांकि ये प्रयोग बहुत दिनों तक नहीं चला। जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता जैसा एक मुद्दा उठाया गया, जिसमें जो लोग उस समय के जनसंघ से जनता पार्टी में आए थे उनसे कहा गया कि आप RSS की सदस्यता छोड़िए, ये दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। और इस पर एक तरह से जनता पार्टी का विभाजन हो गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसके नेता के रूप में नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी और भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बड़े नेताओं के आप नाम जानते हैं, हम क्यों इस पर ज़्यादा समय लें। तो इमरजेंसी जैसी स्थिति अभी आई नहीं है। ये बात की जाती है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि सभी संस्थाएं जो हैं सरकार के साथ हो गई। इमरजेंसी में भी हुआ था, अदालतें सरकार के साथ थी, ब्यूरोक्रेसी अदालत सरकार के साथ, सेना सरकार के साथ, तो और आम आदमी घुट रहा था। वो घुटन की आहट तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए अपनी एक जगह है। जिस तरह से कोटा में जाकर उन्होंने एक रेसिस्टेंस, यानी जो कुछ सरकार कर रही है, जिस तरह से बदलाव की कोशिश कर रही है, जिस तरह से संविधान में बदलाव की गई है या की जा रही है आगे, उन सब चीज़ों को लेकर के जो काम कर रहे हैं उसका एक महत्व है। और इसलिए एक बात बहुत सीधी सी है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है, अगर कांग्रेस बीजेपी की जैसी मजबूत पार्टी बनती है और थोड़े से बहुत क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर उसको सत्ता में आने का मौका मिलता है, तब तो स्थिति अच्छी होगी। अन्यथा बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस के मजबूत हुए बिना कोई पार्टी उसमें शामिल हो या फिर एक सत्ता का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए। ये एक बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने भी और विपक्ष के सामने भी। आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर के दीजिए। हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी सूचनाएं आपको तुरंत मिले।
हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए और संभव हो तो सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप कहीं भी कभी भी बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी की सदस्यता का अभियान चल रहा है, उसमें भी आप योगदान दें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.